शेयर बाजार में अगर आप सभी को पैसे कमाने हैं तो ये जानने से पहले कि कहाँ निवेश करें, ये जानना जरूरी होता है कि कहाँ निवेश ना करें। कहाँ निवेश करें इसके पहले तो काफ़ी सारे आर्टिकल्स लिखे गए हैं, काफ़ी सारी किताबें लिखी गई हैं, काफ़ी सारे लोग ऐसे सच यूट्यूब और सोशल मीडिया पे ये चीज़ बताते रहते हैं कि यहाँ निवेश करो, यहाँ निवेश करो। लेकिन एक बार अगर हम समझ जाए कि कहाँ पर निवेश नहीं करना है तो हमारा आधा काम आसान हो जाता है। और आज के इस वीडियो में हम वही बात करने वाले, वेयर नॉट टू इन्वेस्ट। दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखिए बिकॉज सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं जेनरिक थियोरेटिकल एग्जाम्पल्स, पीएनएल, बैलेंस शीट, इन सारी चीज़ों के बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि वो बात करने के लिए काफ़ी सारे लोग हैं। ना ही मैं फिलोसफिकल चीज़ों के बारे में बात करूंगा। मैं केवल और केवल कॉमन सेंस और 2 एग्जाम्पल से आज आपको समझाना शुरू करूंगा। तो पहले एग्जाम्पल के साथ चलते हैं, केस स्टडी। पहला केस स्टडी। आज से कुछ वर्ष पहले मैं बहुत बार दिल्ली आना जाना मेरा हुआ है। तो आज से कुछ वर्ष पहले जब मैं गया था तो वहाँ पे एक यमुना एक्सप्रेस हाईवे कहते हैं, आगरा से जब आप आते हैं, या फिर नोएडा एक्सप्रेस हाईवे, तो वहाँ से जब आप गुजरते हैं तो कभी आप नज़र इधर उधर फैलाते हैं तो आपको दिखते हैं बहुत सारे इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स, मैसिव प्रोजेक्ट्स बट इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स। दोस्तों ये पहली जो एग्जाम्पल ये इसी से रिलेटेड है। एक बहुत ही बढ़िया कंपनी हुआ करती थी जो सीमेंट के सेक्टर में लीडर थी। इनफैक्ट एक समय पे ये टॉप 5 सीमेंट कंपनीज ऑफ आवर नेशन, हमारे देश की टॉप 5 सीमेंट कंपनीज में से एक आती थी। और जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जेपी ग्रुप की। दोस्तों यहाँ पर जो इनके ओनर्स थे, जो इनके प्रमोटर्स थे, इनके दिमाग में एक कीड़ा घुस गया था। कीड़ा क्या था कि हमें फास्टेस्ट ग्रोथ करनी है। एंड वो कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन को, जो कि धीरूभाई अंबानी जी से इंस्पिरेशन लेते, रिलायंस कॉन्ग्लोमरेट से इंस्पिरेशन ले रहे थे, उनको लगा था कि यार हम भी एक बहुत ही तेज़ रफ्तार से एक बहुत जल्दी डेवलपमेंट कर लेंगे। धीरे धीरे इनने सीमेंट बिजनेस से दूसरे बिजनेसेस में एंटर होना शुरू किया। इंफ्रास्ट्रक्चर पे घुसे, पावर सेक्टर पे घुसे, ऐसे सेक्टर पे घुसे जिस पे शायद इनके मैनेजमेंट को इतनी एक्सपर्टीज नहीं थी। अब यहाँ पर आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई कंपनी अगर एक्सपैंड कर रही है तो गलत है, बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जब आप हट के एक सीमेंट इंडस्ट्री से हट के आप हार्ड कोर इंडस्ट्री पे जब आप उतरते हो, जहाँ पर कि समझ के चलिए कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन बहुत सारी चीज़ होती है, पॉलिटिशियन से रिलेटेड चीज़ें काफ़ी सारी होती है, टेंडर होती है। जो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर पे हैं उनको ये चीज़ समझ में आ रही होगी, जो नहीं भी हैं आप एक थोड़ा बहुत समझिए कि ये सारे फैक्टर्स वहाँ पर काउंट करता है। तो वहाँ पर ये उतरे, एम्बिशन काफ़ी बड़े थे, कंपनी ग्रो भी कर रही थी, काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो कर रही थी। लेकिन फिर एक समय आया जब कंपनी ने ध्यान नहीं दिया कि अपने एम्बिशन के पीछे भागते बुक्स पे इतना ज़्यादा कर्जा चढ़ गया है। और सारे कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, इनने जेपी ग्रीन्स करके इनने एक प्रोजेक्ट लिया था जिसपे करीब 32,000 फ्लैट्स उनने बनाए। इनने F1 रेस का जो कोर्ट मैदान होता है उस पर करीब 2500 या 3000 करोड़ रुपए का खर्च किया। मतलब ऐसी चीज़ें जिस डोमेन पे उनका खुद का इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था। ऑब्वियसली मैनेजमेंट था, टीम बनाई गई थी, टीम लीडर्स लिए गए थे, बट वो जो कहते हैं ना कि हर कंपनी का एक एक्सपर्टीज़ होती है। जैसे कि अगर मैं आज एशियन पेंट्स को बोलूँ कि वो पेंट में है एंड वो हो सकता है वो किड्स कलरिंग में चले जाए, तो मुझे वो एतराज़ नहीं होगा कि ठीक है भाई, कलर से रिलेटेड है, कुछ नया पिगमेंट निकाला जो कि किड्स भी यूज़ कर सकते हैं, तो उसमें गए तो वो ठीक है। लेकिन अचानक से अगर एशियन पेंट्स कहती है कि यार अब पेंटिंग तो हो गई, अब बिकॉज हमने इतनी सारी बिल्डिंग्स में पेंट किया तो अब हमको बिल्डिंग का बिजनेस समझ में आ गया है, तो अब हम रियल एस्टेट में घुस रहे हैं, तो क्या वो सही डिसीजन होगा मैनेजमेंट के हिसाब से कि वो बोलेंगे कि हम कंस्ट्रक्शंस में घुस रहे हैं? तो वो शायद सही नहीं होगा, बिकॉज वो उनका फोर्टे नहीं है, वो उनकी एक्सपर्टीज नहीं है। लेकिन जेपी ग्रुप जो कहते हैं, जेपी एसोसिएट, जेपी हाइड्रो, ये सारे, इनको शायद ये चीज़ समझ में नहीं आई। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इनकी हालत इतनी ख़राब हो गई कि इनको अपनी सीमेंट कंपनी जो प्रॉफिटेबल थी वो बेचनी पड़ी अल्ट्राटेक को। जो इनकी प्रॉफिटेबल बिजनेस था हाइड्रो वाला, वो उनको बेचना पड़ा पावर प्लांट्स। एंड एट दिस मोमेंट ऑल्सो वो इतने डेट में है कि कंपनी के हवाले निकले हुए हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, पहली चीज़ आपको समझनी है कि अगर कोई कंपनी जिस पे आप निवेश करने का सोच रहे हो वो अपने कोर सेक्टर से हट के बहुत मैसिव एक्विजिशन करती है जिसमें डेट बहुत ज़्यादा लगता है, जो आप कॉमन सेंस लगा सकते हो। इंफ्रास्ट्रक्चर सब जेब के पैसे से लगा के नहीं करते, इस पर बहुत सारा लोन उठाना पड़ता है, बहुत सारा कर्जा उठाना पड़ता है। तो अगर ये सारी चीज़ें अगर कोई कर रहा है तो आपको रिस्क
बहुत बड़ा एक रिस्की बिजनेस होता है। तो पहली चीज, इस तरह की कंपनी जो बहुत भले ही न्यूज में आ रही हो, भले ही पॉपुलर हो, भले ही टीवी एनालिस्ट बोल रहे हैं, बट बहुत मैसिव तरीके से अपने आप को एक्सपैंड कर रही है कम समय पे, तो देखिए ऑप्टिमिस्टिक होना अच्छा है बट रियलिस्टिक होना बहुत जरूरी है। यहां पर सीन इस तरह क्या हो गया था कि नोएडा के इनके इंफ्रास्ट्रक्चर, इनका नोएडा के बाद आगरा के तरफ मिर्जापुर वाला, जी हाँ वही कालीन भैया वाला जो मिर्जापुर है, यहां पर हम 2 सेकंड का एक गैप लेते हैं बिकॉज वो बैकग्राउंड म्यूजिक बजा देते हैं, फील आता है उससे जी। तो क्या थोड़ा माहौल बना रहना चाहिए। तो जैसे मिर्ज़ापुर हो गया, आगरा हो गया, नोएडा हो गया, ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं ये बहुत बुरी तरीके से इनके लॉसेस हो रहे थे और एट द एंड कंपनी 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 करोड़ के डेट में चलेगी। और ये एक साइकिल रहता है, एक नॉर्मल, आप सोचिए, मैंने हाल फिलहाल में लास्ट 2 साल में काफ़ी ऐसे लोगों को देखा है जिनने लोन लेके ट्रेडिंग करी है, घर वालों को बिना बता के ट्रेडिंग करी और उसमें सारा पैसा निपटा दिया, और वो फिर उस लोन को निपटाने के लिए किसी और का क्रेडिट कार्ड, फिर अपना क्रेडिट कार्ड, वो पाइलअप हुआ, और ये डेट साइकिल, डेट ट्रैप बोलते हैं। तो पहला लेसन इधर से हमको समझ में आता है कि अगर कोई कंपनी एक्सट्रीम एम्बिशियस, यहां पर डेट का लेसन नहीं, यहां पर एम्बिशन का, एक्सट्रीम एम्बिशन और कम टाइम में बहुत सारी चीजें कर रही है, तो आपको सतर्क होना चाहिए। एक हर चीज करने का एक समय होता है। विद दैट वी आर कमिंग विद द सेकेंड स्टोरी। रुया ब्रदर्स 1969 में इनने अपनी जर्नी शुरू करी, काफ़ी ज़्यादा फेमस थे। मैं बात करने वाला हूँ एसआर स्टील के केस का। तो ये लोग बेसिकली कॉन्ट्रैक्टर्स थे। ये लोग हर तरीके के पाइपलाइन के कॉन्ट्रैक्ट्स लेते थे, टेलीकॉम के कॉन्ट्रैक्ट्स लेते थे, हर दूसरी चीज़ जिसपे की कॉन्ट्रैक्ट ली जा सकती थी ये कॉन्ट्रैक्ट लेते थे। लेकिन धीरे धीरे इनके एम्बिशन और एस्पिरेशंस बढ़ने लग गए और ये लोग हार्डकोर जब घुस गए मेटल इंडस्ट्री में। अब ध्यान से सुनिए, मेटल्स जो कंपनीज होती हैं वो एक साइक्लिक कंपनी होती है और एक कमोडिटी बेस्ड चीज होती है। कमोडिटी बेस्ड क्या होती है? बेसिकली इनके साइकिल्स होती है, ये काफी सारे पैरामीटर्स पर डिपेंड करते हैं। मतलब अगर आज को मैं एक स्टील प्लांट डालता हूं तो यहां पर ये मैटर नहीं करता कि मैं अपने 50 करोड़ 100 करोड़ 1000 करोड़ डालूं, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि क्या मैं सही प्राइसिंग सेट कर पाता हूं, क्या मेरा प्रोडक्शन मीट हो पाता है, क्या ग्लोबल सेंटिमेंट्स मुझे करते हैं। बिकॉज आपको पता होगा कि ये लास्ट 1 साल से थोड़ा ग्लोबल सेंटिमेंट्स फॉर मेटल सही हुआ है, लेकिन इससे पहले 3-4 साल 5 साल ऑलमोस्ट काफी डैमेजिंग थे। मेटल स्टॉक्स वर नॉट परफॉर्मिंग, अंडर परफॉर्म कर रहे थे। तो रुया ब्रदर्स के साथ सीन ऐसा हो गया कि डिस्पाइट उनको ये समझ में आना चाहिए था कि मेटल साइकिल बदला है, प्राइसेस उनके फेवर में नहीं है, बट स्टिल बहुत मैसिव तरीके से एक्सपेंस किए जा रहे थे, डेट लिया जा रहा था। और इनकी एक हिस्ट्री थी, अगर कोई जाके चेक करता इनके प्रमोटर्स की हिस्ट्री तो ये हमेशा डेट बहुत लेते थे और बच जाते थे। लेकिन जो वो 4-5 साल आए जब मेटल प्राइसेस पूरी तरीके से डंप होने लग गए, वहाँ पर उनकी हालत ख़राब होने लग गई। और हालत कुछ इस प्रकार से खराब होने लग गई कि उनने एक वोडाफोन में एक्विजिशन किया था, वोडाफोन के शेयर्स लिए थे, वो उनको बेचने पड़े, उनके काफ़ी सारे स्टील प्लांट्स उनको बेचने पड़े, एंड ऑल बिकॉज ऑफ द ग्लोबल मेल्ट डाउन इन द स्टील प्राइस। मॉरल एक सिंपल सी चीज़ ये कहता है कि जब भी आप कमोडिटी बेस्ड स्टॉक, चाहे आप सीमेंट हो, चाहे आप मेटल हो, चाहे आप किसी भी तरह के, चाहे आप रेनकोट हो, चाहे शुगर हो, इस तरह की इंडस्ट्री में जब भी आप इन्वेस्ट करते हो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप ये चीज़ को समझो, इसकी बारीकी समझो कि साइकिल अगर पलटता है तो जो कॉस्ट लीडर होता है, जिसका ब्रांड बड़ा होता है, जिसको पता है कि प्राइसेस कैसे घटाने हैं बढ़ाने हैं, जिसके पास प्रॉपर रिसोर्सेज होता है और डेट सबसे कम होता है, सबसे कम कर्जा जिसने लिया रहता है, वो हमेशा फ़ायदे में रहता है। तो यहाँ से सेकेंड लेसन ये है कि जब समय बदलता है तो उसके साथ आपको भी बदलना ज़रूरी है बिजनेस। अब पहले एग्जाम्पल जो हमने जेपी की बात करी तो उसमें कुछ लोग कह सकते हैं कि यार फिर क्या हमको रिलायंस पूरी तरह से इग्नोर कर देना चाहिए बिकॉज वो तो अब डिजिटल उस पर आने लग गए। तो आप लोगों को बता दो कि मैंने क्या बोला, कम समय में जो ये ट्रांजिशन करता है। अगर आप यूट्यूब पे भी जाएंगे और इंटरव्यूज़ देखते हैं मुकेश अंबानी सर के, तो आप हैरान हो जाओगे एक चीज़ जान के कि ये जो जियो वाला चीज़ है या डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आने की चीज़ है, वो ये 1-2 साल का प्लान नहीं था। ये लोग प्लानिंग अर्ली 2000 से कर रहे हैं। व्हेन आई वाज सरप्राइज जब मैंने उनके कुछ इंटरव्यू देखे। एक इंटरव्यू काफ़ी पॉपुलर है, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, मैं नाम भूल गया, लेकिन उसमें इंटरव्यूअर था वो बहुत रूड था, उसको सवाल करने नहीं आ रहे थे, लेकिन द वे मिस्टर मुकेश अंबानी टैकल्ड वाज क्वाइट गुड। तो आपको समझ में आता है कि जो जियो आप देख रहे हो 4-5 साल से, ये 15-20 साल का प्रोजेक्ट था और ये यहाँ पे काफ़ी सारे एविडेंस देखे गए थे। बट जेपी वाले ग्रुप ने जो चीज़ करी थी वो अचानक से आया और अचानक से काफ़ी सारी चीज़ें स्वाइप अप करने की कोशिश कर रहे थे, जो कि गलत था।
तो दोस्तों आज हमने 2 लेसन सीखे हैं। पहला लेसन ये है कि बहुत कम टाइम में अगर बहुत ज़्यादा मैसिव ग्रोथ करे तो एक्साइटेड मत हो। मीडिया आपको हाइप करेगी, सोशल मीडिया हाइप करेगी कि ये होने वाला, वो होने वाला है, मत पढ़ो। कॉमन सेंस लगाओ कि क्या ये सही है। दूसरा, अगर कमोडिटी साइकिल में पैसा लगा रहे हो तो बहुत मैसिव मत लगाओ, बिकॉज उसके लिए आपको ग्लोबल प्राइसेस, पॉलिटिकल इंटरवेंशन, किस तरह से इनके प्राइसेस बदलाव होते हैं, क्या डिमांड और सप्लाई चलता है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। नहीं पता है तो हल्के फुल्के पैसे लगाओ, बहुत ज़्यादा मत लगाओ। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज के वीडियो में आपको कुछ नया चीज़ सीखने मिला है। अगला वीडियो किस पे हो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं आपको 3 ऑप्शन दे रहा हूँ, जिस पे सबसे ज़्यादा हमारे कमेंट्स आते हैं हम उस पर करेंगे। पहला है ऑब्वियसली हेज फंड, जिसके बारे में लास्ट में बात करी थी। मजेदार चीज है कि इतने कमेंट्स आए कि मुझे सुनने में आया कि कुछ यूट्यूबर्स ने हमारे वो कमेंट्स देखे और खुद ने वीडियो बना दिए, जो कि उनके एजेंडा में नहीं था। लेट्स नॉट टेक द नेम, बट इंटरेस्टिंग चीज है, अच्छी बात है। मजेदार ये चीज है कि भले ही हम मार्केटिंग में इतने अच्छे नहीं है, बट कंटेंट तो अच्छा बनाते जिससे दूसरे लोग इंस्पायर होते हैं। तो पहला ऑप्शन है अपने पास हेज फंड, अगर आप चाहते हैं हेज फंड पे। दूसरा है कि क्या इसी सीरीज का सेकंड पार्ट के कहां पर इन्वेस्ट ना करें, बिकॉज इसमें मेरे पास काफी एग्जांपल्स है, एक एक करके हम समझेंगे। जैसे आज 2 एग्जांपल से समझा तो हम और, तो अगर आपको सेकंड पार्ट चाहिए तो आप नीचे लिखिए सेकंड पार्ट। या तीसरा, थोड़ा इंटरेस्टिंग, ऑपरेटर्स आजकल क्या क्या नए ट्रिक लगा रहे हैं रिटेल को ट्रैप करने के लिए, पैसा बनाने के लिए। तो लेट्स सी। ऑब्वियसली आज नहीं तो कल मैं इन सब पे वीडियो बनाऊंगा, लेकिन पहला किसको चाहिए, और जितने ज्यादा कमेंट्स आएंगे, माइंड यू, जितने ज्यादा कमेंट्स आएंगे उतने जल्दी वीडियोस आएंगे। तो अगर आप चाहते हैं लर्निंग का प्रोसेस चलता रहे, इंटरैक्टिव चलता रहे, तो कमेंट सेक्शन बिल्कुल कीजिएगा। और दोस्तों ये इनिशिएटिव बिल्कुल भी अगर थोड़ा भी पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा, इससे मोटिवेशन मिलता है। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।